आज हमारा चलेगा अनुच्छेद 21। ठीक है, देखो अनुच्छेद 21 तब समझ पाओगे जब अनुच्छेद 20 और 19 को सही से समझ चुके हो। तो 20 क्या है बताओ, 20 क्या है? देखो, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है वो कहां से कहां तक? राइट टू फ्रीडम। कहां से? 19 से लेकर 22। ये चारों आर्टिकल आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर एक भी मिस होगा तो आगे वाला नहीं समझ में आएगा, आगे वाला मिस होगा तो पीछे वाला नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। देखो, आर्टिकल 21 की जो हेडिंग है वो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगर क्वेश्चन में ये ना हो तो क्या होगा? जीवन जीने का अधिकार। अगर ये भी ना हो तो क्या होगा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझो, पहले हम कहाँ रहते हैं? व्यक्ति को स्वतंत्रता कहाँ चाहिए? कहाँ रह रहे हो तुम लोग? समाज में। समाज कैसा है तुम लोग का? सिविल सोसाइटी है ना। यानी हम अपने अधिकारों का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? एक सभ्य समाज में। अगर समाज सभ्य नहीं है तो तुम्हारे अधिकार चाहे कोई भी हो, तुम अपने अधिकारों का सही से उपभोग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली शर्त क्या है इसकी? कोई भी अधिकार हो, अगर तुम्हें अधिकार मिले हैं तो अपने अधिकारों का उपयोग तुम कहाँ करोगे? व्हेन द सोसाइटी वॉज विल बी सिविल। ठीक है, अगर सिविल सोसाइटी नहीं तो आप अपने अधिकार अपने झोली में रखें और झोला टांग के निकल जाए, अधिकार का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक, ये सभ्य समाज, अगर आप सभ्य सभ्य समाज में रह रहे हैं तो रह कौन रहे हैं? आप लोग। व्यक्ति। व्यक्ति में चाहे तुम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो। वह व्यक्ति कैसा है? अगर सोसाइटी सिविल है तो व्यक्ति कैसा हुआ? वो भी सिविल होगा, सभ्य। ठीक है, सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को भी, कि आपको एक अच्छे कपड़े मिले, आप शिक्षा प्राप्त कर पाए, आप अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज कर पाए, उसके लिए आपको क्या मिलेगा? कुछ अधिकार मिलेंगे। इन अधिकारों की मांग आप किससे करेंगे? आपको एक जोड़ी कपड़ा चाहिए तो किससे बोलोगे तुम? अपने मम्मी पापा से। उसी तरह से भारत के लिए, मतलब आपको अधिकार की मांग करनी किससे करोगे? उस देश से जहां पे आप रह रहे हैं, यानी अर्थात भारत। या पॉलिटी की भाषा में उसको क्या बोलेंगे? राज्य, स्टेट। राज्य के कितने अंग? 6। आर्टिकल 12 में राज्य की जो परिभाषा दी है वो सभी फंडामेंटल राइट के लिए लागू होगी। जब आपने अधिकार मांगे और राज्य ने आपको दे दिए तो अधिकार का क्या करोगे? उपभोग करोगे। आपने अधिकारों का यूज करना शुरू कर दिया। आप अपने अधिकारों का यूज कहां कर पाएंगे? जब समाज कैसा हो? व्यवस्थित हो। ये सिविल समाज, सिविल सोसाइटी कब बनी? जब ये समाज बैलेंस रहा, जब यहां पे अराजकता नहीं है, सभी को खुलकर जीने का अधिकार है। कब होगा? जब समाज क्या रहेगा? जब समाज व्यवस्थित रहेगा। आया ना? और समाज को व्यवस्थित करने के लिए किसी भी प्रकार के अधिकार को क्या करना पड़ेगा? सीमित रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपका जो फ्रीडम है वो कैसी होगी? एब्सोल्यूट नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, या यूं कहें कि आपका अधिकार स्वतंत्रता का पूर्ण नहीं है। ये जो स्वतंत्रता है वो किसके अधीन है? कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। जैसे तुम्हें भारत के सर्वत्र राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या किसी पड़ोसी के घर में घुस जाओगे? क्या दारू पी के किसी के दूसरे के घर में घुस जाओगे? नहीं घुसोगे ना। यानी क्या है, जैसे ही तुम घुसोगे तुम्हें लाठियां पड़ने लगेंगी। लाठियां कौन मारेगा? राज, है ना। तो कोई भी अधिकार हो, तुम्हारे अधिकार किसके अधीन है? प्रतिबंधों के अधीन। ये प्रतिबंध कौन लगाएगा? राज।
व्यक्ति का कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी सारे अधिकार कुछ ना कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। इन प्रतिबंधों को लगाने का उद्देश्य क्या है? लगाएगा कौन, पहले ये बताओ? राज्य लगाएगा। प्रतिबंधों को लगाने का उद्देश्य क्या है? ऐसा बोलो, प्रतिबंधों को लगाने का उद्देश्य अधिकारों को कम करना नहीं है, बल्कि सभ्य समाज को बनाए रखना है। हाँ है ना? सभ्य समाज को व्यवस्थित करने के लिए आपको जो अधिकार दिए गए हैं, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, वो सभी प्रतिबंधों के अधीन है। बट जो भी प्रतिबंध है कैसे होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए, युक्ति युक्त होने चाहिए, या तर्क संगत होने चाहिए। आपके अधिकारों को रोकने का अधिकार राज्य को है, लेकिन वो रोकने का अधिकार कैसा होना चाहिए? प्रूफ मांगेगा, कौन मांगेगा? सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? 32 के तहत। हाई कोर्ट किसके तहत? 226। यदि तुम्हारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो तुम कहां भाग के जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, और कहोगे कि राज्य ने आर्टिकल 12 में उल्लिखित, राज्य ने आपके मूल अधिकारों को छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा किसको? तुमको बुलाएगा, और राज्य को बुलाएगा, राज्य के प्रतिनिधि को बुलाएगा, और दोनों की चर्चा करवाएगा, और निष्कर्ष पे पहुंचेगा क्या? क्या निष्कर्ष पहुंचेगा? कि अगर प्रतिबंध उचित है, प्रतिबंध क्या है? उचित है, तो तुम्हारे ऊपर लगाएगा प्रतिबंध क्या है? ठीक है। लेकिन मान लो राज्य की मंशा गलत है, तो प्रतिबंध क्या हो जाएगा? तुरंत निरस्त हो जाएगा, और आपके तुरंत आपको अधिकार वापस कर दिए जाएंगे। समझ में आया? तो चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, चाहे कोई भी अधिकार हो। अधिकार कैसे है? कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्या है? युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन है। आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या राज्य का, तो राज्य का उद्देश्य हमेशा याद रखना, आपके अधिकारों को कम करना नहीं है, बल्कि सभ्य समाज को व्यवस्थित बनाए रखना है। अब आ जाए आर्टिकल 21 पे, देखो क्या कह रहा है। इसकी हेडिंग देखो, किसी भी व्यक्ति को, किसको? व्यक्ति को, यानी यह अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिकों को भी प्राप्त है, और विदेशियों को भी प्राप्त है। क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। यानी क्या? कि आप अगर व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, यानी आपको मारना या आपको अरेस्ट करना किया जा सकता है, लेकिन किसके अधीन? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही अरेस्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मुद्दा उठा ए के गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट, 1950। बात हुई, भारत सरकार ने 1950 में बढ़ते आतंकवाद को कम करने के लिए एक कानून का गठन किया, जिसका नाम क्या है? निवारक निरोधक अधिनियम 1950, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इस कानून के तहत ए के गोपालन को अरेस्ट किया गया बिना किसी गिरफ्तारी की जानकारी दिए। उनको कारण नहीं बताया गया, बस उनको उठा लिया गया, वकील प्रोवाइड नहीं कराया गया। ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो वो है, क्या बोलते हैं,
शर्त है कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। ए के गोपालन के साथ ये भी नहीं किया गया। ए के गोपालन ने इस आर्टिकल के सॉरी इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसका नाम क्या है, ए के गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट। कब किया? 1950 में। और ए के गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 तर्क रखे। पहला, कि इस एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी हुई है, यानी इस एक्ट ने मेरे मेरे मतलब ए के गोपालन, मेरे अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज डी तथा 19 के क्लॉज 5 का उल्लंघन किया है। दूसरा तर्क रखा कि यह अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। और तीसरा तर्क रखा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि की सम्यक प्रक्रिया निहित है तथा विधि की सम्यक प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है। समझते रहना। ए के गोपालन ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने कितने तर्क रखे? पहला, उसने कहा कि इस एक्ट के तहत जो मेरी गिरफ्तारी हुई है उससे 19(1) सब क्लॉज डी का उल्लंघन हुआ और 19(5) का उल्लंघन हुआ। ये 19(1) डी क्या कह रहा है कि किसी भी नागरिक को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में सर्वत्र रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता होगी। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लोगे तो क्या वो भारत के राज्य क्षेत्र में घूम पाएगा? किसका उल्लंघन हुआ? 19 के डी का। और ये भी कह रहा वो गोपालन साहब ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें 19(5) में जो लिखित वो हैं प्रतिबंध उसके अनुसार नहीं है। 19(5) में कितने प्रकार के प्रतिबंध हैं? 2। पहला, जन साधारण का हित। दूसरा, एसटी का हित। यानी ए के गोपालन ने इसी तर्क में कहा कि जो भी 19(5) का प्रतिबंध है उस प्रतिबंधों के आधार पर मुझे अरेस्ट नहीं किया गया है, प्रतिबंध कुछ और हैं। असंगत हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा तर्क रखा कि यह 21 के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 21 की अभी हेडिंग क्या डाली थी हमने, देखो, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार में आपको स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है कि नहीं? यानी इससे मेरा किसका उल्लंघन हो गया? 21 का। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? जो 21 में क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ए के गोपालन कह रहे हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है? निहित है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है। यहां कितने शब्द है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। ए के गोपालन का यह तर्क समझ में नहीं आएगा कब? जब तुम्हें इसका मतलब नहीं पता होगा और इसका मतलब नहीं पता होगा। देखो क्या होता है। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरा है विधि की सम्यक प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख किया गया है? ये शब्द कहां से लिए हमने? ये शब्द हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्या मतलब है? ये कहां का शब्द है? ये यूएसए का। यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर बाय
लॉ। और इसका मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। समझना, ये क्या कह रहा है? ये सिर्फ विधि बना कौन रहा है, ये बताओ पहले। है? विधि बना कौन रहा है? विधि संसद बना, संसद मतलब व्यवस्थापिका। भारत की न्यायपालिका, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो विधि जो बन रही है, विधि की प्रक्रिया की जांच कर सकती है, विधि के उद्देश्य की जांच नहीं कर सकती थी, अब कर सकती है। यानी 79 मेनका गांधी के केस से पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार थे कि संसद द्वारा जो विधि निर्मित हो रही है उसकी प्रक्रिया सही है या नहीं है, सिर्फ जांच इसकी की जा सकती है। ठीक? यानी जुडिशियल रिव्यू जो करेगी न्यायपालिका, वो जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या चेक करेगी? उस विधि द्वारा विधि की प्रक्रिया। जैसे तुम क्लास कितने बजे आ रहे हो? 5 बजे। कुछ प्रोसेस फॉलो करते हो? क्या करते हो? हाँ, आने से पहले क्या प्रोसेस है तुम्हारा? सोचो। हाँ, कि कॉपी किताबें रखी कि नहीं रखी। फिर उठे चले आए क्या? नहीं, मुंह हाथ धोए होगे, चाय पी होगी, चाय पीने के बाद साइकिल उठाई होगी, जूते पहने होंगे, घड़ी पहनी होगी, और साइकिल से पूरा रास्ता वो पिक किया होगा और यहाँ आए होंगे। ये प्रक्रिया है ना? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस प्रक्रिया की जांच कर सकती थी। अब उसका, यानी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस आधार पर काम कर रही है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या करेंगे? सिर्फ विधि जो बनी है उसकी, उसके प्रोसेस को चेक करेंगे। प्रोसेस ठीक तो विधि ठीक, प्रोसेस गलत तो विधि गलत। यानी सुप्रीम कोर्ट का शुरुआती दशकों में सोच कैसी है? नैरो। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर रही है किसी भी विधि की, वो जुडिशियल रिव्यू कैसी है? संकीर्ण। शुरू में सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण व्यापक नहीं है, बल्कि कैसा है? नैरोड है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट यहां की कमजोर, यहां देखो, ये क्या लिखा है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तुमने प्रोसेस फॉलो किया क्लास आने का, बैठ गए यहां पे। क्यों बैठे? व्हाट इज द इंटेंशन टू अटेंड द क्लास? इंटेंशन कौन बताएगा? तुम या हम? तुम्हारे यहां क्लास आने का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? आईएएस बनना। ये उद्देश्य तुम नहीं बताओगे, क्यों? कौन बताएगा? हम बताएंगे। नहीं, तुम यहाँ क्लास पढ़ने नहीं आए हो, किसी लड़की को ताड़ने आए थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्लास आ रही है, इस वजह से तुम भी क्लास आ रहे हो। शक्तिशाली कौन हो गया? तुम्हारे उद्देश्य की जांच भी कौन कर रहा है? तुम्हारे उद्देश्य की व्याख्या कौन कर रहा है? गलत हो या सही हो, प्रमाणित कौन करेगा? तुम्हारे इस क्लास में बैठने का प्रमाण किसके द्वारा दिया जा रहा है? मेरे द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट सोचो ये काम कर रही है, कौन शक्तिशाली है? अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? यूएसए। अगर पूछा जाए पिछले कुछ दशकों से ऐसी किस देश की न्यायपालिका है जो सुप्रीम यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की तरफ पे चल रही है? भारत। समझ में आई? शुरुआती दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट का कैसा है? संकीर्ण। क्यों है? क्योंकि विधि की प्रक्रिया की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट, किसके तहत? जुडिशियल रिव्यू के तहत। अगर प्रक्रिया सही है तो विधि सही हो, उद्देश्य उसका चाहे कुछ भी हो, उसको अवैध घोषित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी। नहीं थी। लेकिन मेनका गांधी के बाद क्या हुआ? ये दृष्टिकोण व्यापक हो गया और हम यहां से उठकर कहां गए? यानी अब भारत की सुप्रीम कोर्ट या भारत की हाई कोर्ट विधि की जुडिशियल रिव्यू के तहत विधि की प्रक्रिया की जांच करती है, साथ साथ उसका उद्देश्य कैसा है, ठीक है या गलत है। अगर उद्देश्य ठीक है तो विधि ठीक, उद्देश्य गलत तो विधि भी शून्य। समझ में आया? शक्तिशाली किसको बना दिया गया? अब राज्य ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जिसका उद्देश्य किसी के मूल अधिकारों को
कम करना है। अगर किया तो क्या होगा? अगर किया तो क्या होगा? वो विधि शून्य हो जाएगी। समझ में आई? ये दृष्टिकोण देखो कहां पे आया। हाँ, मामला कहां गया? ए के गोपालन को अरेस्ट किया गया किसके तहत? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत। अरेस्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में ए के गोपालन ने 3 तर्क रखे। तीनों तक समझ में आ गया? पक्का? सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इसने कहा कि 19 व 21 एक दूसरे से भिन्न है। क्या कहा? ये देखो, इसको खारिज कर दिया, इसको खारिज कर दिया। क्या कहा? कि 19 व 21 एक दूसरे से भिन्न है, तथा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 वैध है, तथा गोपालन की गिरफ्तारी भी वैध है, क्योंकि क्योंकि अनुच्छेद 21 केवल और केवल कार्यपालिका के खिलाफ है, व्यवस्थापिका के खिलाफ नहीं है। क्या लिखा? अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के खिलाफ, ना कि अरेस्ट हुए। हाँ हुए। क्यों अरेस्ट हुए? क्योंकि संसद ने कानून बनाया है, दैट्स इट। तुम्हारी अरेस्ट जो हुआ है वो वैलिड हो गया। अरेस्ट हुए। हाँ हुए। क्यों हुए? ऐसे हो गया संसद ने कोई कानून नहीं बनाया था। तुम्हारी गिरफ्तारी क्या हो जाएगी? अवैध। घड़ी बन के पढ़ा रहा हो? हाँ पढ़ा रहे हैं। पुलिस उठा के ले गई। क्यों उठा ले गई? क्योंकि संसद ने ऐसा कानून बना रखा है। इसकी जांच नहीं की जा सकती। अगर कानून बन गया है तो मेरी गिरफ्तारी तय है। किसके खिलाफ हुआ? कार्यपालिका के। पुलिस अरेस्ट करेगी ना हमको? कब करेगी? जब संसद ने कोई कानून बना दिया होगा। वो कानून सही है या गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कानून होना चाहिए और हम गिरफ्तार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने घड़ी पहन के पढ़ाया। अगर मान लो घड़ी पहन के पढ़ाना अपराध नहीं है और ऐसी विधि नहीं है, तो क्या हमको कार्यपालिका अरेस्ट करेगी? किसके खिलाफ हुआ? अनुच्छेद 21 किसके खिलाफ हुआ? कार्यपालिका के। शुरुआती दशकों में अनुच्छेद 21 की बहुत संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। बस। ये कब तक चला मामला? मेनका गांधी तक। और मेनका गांधी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सोच को क्या कर दिया? वाइड कर दिया और कहा कि नहीं, अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के खिलाफ नहीं है बल्कि व्यवस्थापिका के खिलाफ भी है। ऐसा कानून संसद नहीं बना पाएगी जिससे आपके फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। लेकिन 75, सोचो याद करो, शुरुआत में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ये किसके खिलाफ है? क्या कार्यपालिका? ये बदला कब? 1979 मेनका गांधी का मामला। 75 तुम्हें ईयर याद है क्या हुआ भारतीय इतिहास में? इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या? यानी इमरजेंसी के तहत एक घोषणा कर दी। क्या? इंदिरा गांधी ने वहां मतलब भारत के राष्ट्रपति से क्या कहलवा दिया कि भारत में क्या लागू कर दो? आपातकाल। इस आपातकाल के तहत सुनो, जब इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी ने, इस आपातकाल के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? संख्या बताए?
लगभग 11 लाख लोगों को बिना किसी कारण के जेल में ठूस दिया था। क्या उन 11 लाख लोगों का अधिकार नहीं था? उनके अधिकार की जानकारी नहीं थी। ठीक है, सुनो, लिखना बाद में यार, पहले देखो। 11 लाख लोग जेल में चले गए, इनको कारण जानने का अधिकार था? नहीं बताया गया। इनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। कौन कर रहा है? क्योंकि विधायिका ने एक इमरजेंसी कानून पास कर दिया, और जैसे कानून बना, कार्यपालिका तुरंत सबको 11 लाख लोगों को ठूस के कहां डाल दिया गया? तो शुरुआत में किसके खिलाफ? अगर इंदिरा गांधी ने कानून पास कर दिया तो वो सारे मूल अधिकारों को उल्लंघन कर देगा। अच्छा, वर्तमान स्थिति में ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो किसी भी स्थिति में खत्म नहीं किए जा सकते? 20 और 21। जबकि यहां पे हम देख रहे हैं कि 21 का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? कई लोग मारे गए जेल में ही, उनके जीवन जीने का अधिकार छीना गया। किसने छीना? संसद या व्यवस्थापिका। किसके खिलाफ? सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद चीजें चेंज हुई और मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी व्यापक परिवर्तन किया और कहा कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्थापिका के खिलाफ भी संरक्षण प्रदान करता है। समझ में आ गई बात? कठिन था ना मामला? चलो देखो फिर। 1963 एक और केस, खड़क सिंह वर्सेस यूपी राज्य। एक मामला और। 50 में कौन सा मामला आया? एक के गोपालन। इसके 13 साल बाद एक मामला और। खड़क सिंह कौन है? डाकू हैं। इनको पुलिस ने अरेस्ट किया। कहां पेश किया? न्यायालय के सामने। न्यायालय के सामने पेश किया, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। न्यायालय ने क्या कर दिया? इसको निर्दोष साबित कर दिया। ये भाई कहां आ गया? घर आ गया। घर आने के बाद भी यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत हर रात यूपी पुलिस के कुछ लोग जाते थे और इसकी घर में घुस के इसकी तलाशी करते थे कि खड़क सिंह हो या नहीं हो। क्या ये सही था? आप रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे उसके घर में घुस रहे हैं, 4-5 पुलिस वाले घुसे, और सिर्फ ये देखने के लिए खड़क सिंह मौजूद है कि नहीं है। जब जब उसको निर्दोष साबित कर दिया गया, फिर भी ये काम हो रहा था। ठीक था? किसका उल्लंघन है ये? किसका उल्लंघन है ये? तुम, हाँ हाँ, खड़क सिंह की किसका उल्लंघन हुआ? राइट टू प्राइवेसी। अगर पूछा जाए कि भारतीय राजनीति इतिहास में सबसे पहले गोपनीयता की झलक किस केस में दिखी? खड़क सिंह के मामले में, याद रखना। चलते चलाते 1963 से क्या आ गया? 2017। और के एस पुट्टा स्वामी के केस में कहा गया कि गोपनीयता का अधिकार किसमें शामिल है? 21 में शामिल है। किस केस में कहा गया? राइट टू प्राइवेसी यूज योर फंडामेंटल राइट। किस केस में कहा गया? के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस, कौन सा राज था? नहीं आता, देख लेना। के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस कुछ केस था। 2017 में कहा गया कि गोपनीयता का अधिकार आपका मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21 में शामिल है। समझ में आ गई बात? पक्का? इस केस में देखो क्या कहा गया। क्या बोला गया? गोपनीयता का अधिकार इज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है? इस गोपनीयता को परिभाषित किया गया, और गोपनीयता को परिभाषित करते हुए 3 प्रकार की गोपनीयता का उल्लेख
की आ गया। पहली कौन सी? भौतिक शरीर की गोपनीयता। दूसरी? सूचनात्मक गोपनीयता। और तीसरी? तीसरी बताओ। दिमाग लग नहीं रहा पढ़ाई वढ़ाई में। ये कल ही तो बात हुई थी ना। भौतिक शरीर। तुम्हारे शरीर में कितना खून है ये हम जान सकते हैं अगर पूछेंगे तो? कौन सी बीमारी है तुमको, ये जानने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ तुमको या डॉक्टर को। सूचनात्मक, कहाँ जा रहे हो? कब आओगे? किससे मिलने जा रहे हो? पापा का नंबर दो, ये सब कैसी है? किससे ब्याह करोगे? ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए ना, हम जानने का अधिकार है हमें। किससे शादी करोगे? गर्लफ्रेंड है? हाँ, हमको क्या मतलब? किसको वोट दोगे? ये तुम्हारा चयन है। राइट टू सेलेक्ट इज योर वोट, सॉरी, इज योर राइट। बीजेपी को चुनोगे, कांग्रेस को चुनोगे या सपा को चुनोगे, ये किसको जानने का अधिकार है? सिर्फ तुमको। चयन का। ए नाम की लड़की शादी करोगे, बी से करोगे या सी से करोगे, ये जानने का अधिकार किसको? सिर्फ तुमको। हमको भी है। तो गोपनीयता की कितने प्रकार? भौतिक शरीर की गोपनीयता, सूचनात्मक गोपनीयता और चयन की। ये तीनों किसके भाग हैं? आर्टिकल 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार में। ठीक है, बाकी कल देखते हैं 22 में।